बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल सत्तार हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 92 स्पोर्ट्स। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले ही पाकिस्तान अपना दूसरा T20 मैच न्यूजीलैंड से बुरी तरह से हार गया है और आज के इस मैच के हार की जो वजूहात हैं उसका तयन मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ एंगल से कर रहे हैं, लेकिन मैं बात शुरू करूँगा शहनशाह अफरीदी से। शहनशाह अफरीदी को कप्तान बनाया गया इस सोच के साथ और इस ख्याल के साथ कि शहनशाह जो है वो कुछ नया लेकर आएंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी तक टीम में कोई नया आया ही नहीं। उसकी वजह ये है कि अगर आप शहनशाह के रोल को देखें तो ये बड़ी बदकिस्मती है शहनशाह के साथ कि जब वो एक दफ़ा ऑफ कलर होते हैं तो दोबारा कम बैक करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। शुरू के ओवर में शुरू के गेंदों पर अगर वो कोई विकेट ले लेते हैं तो फिर तो उनका जादू चल जाता है, लेकिन अगर पहले या दूसरे ओवर में उन्हें फेंटी लग जाती है तो उसके बाद उनका कम बैक होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये बात आज से नहीं शुरू हुई, ये पिछले वर्ल्ड कप से शुरू हुई थी जब मैथ्यू हेड ने इनको छक्के मारे थे और उसके बाद शायद ये कम बैक आना भूल ही गए हैं। तो आप आज भी देखें उन्हें 2 छक्के लगे और रिदम ही टूट गया सारा। तो और आज मुझे इस मौके पर रवि शास्त्री की भी बात याद आ रही है जिन्होंने ये कहा था कि नई गेंद के बॉलर हैं, नई गेंद की बॉलिंग में अगर ये विकेट ले लें तो ठीक है, अदरवाइज़ ये एक ऑर्डिनरी बॉलर हैं। खैर, मैं रवि शास्त्री की बात को तो ऑन नहीं करूँगा, लेकिन ये सवाल बनता है कि वाकई शहनशाह की बॉलिंग को क्या हो गया है, क्या मसाइल हैं उनके साथ, क्या फिटनेस का कोई इशू है या कोई रिदम में आने का कोई इशू है। तो इस पर उन्हें काम करना चाहिए और इस काम करने के नतीजे में उनके जो कोचेस हैं वो इनकी मदद करें आके, तभी पाकिस्तान जो है वो जीत सकेगा। पाकिस्तान के हारने की जो पहली ईंट है वो तो शहनशाह ही रख देते हैं आके। और दूसरी बात ये है कि उनसे एक सवाल ये है कि पिछले प्रोग्राम में भी कहा गया था कि हारिस रऊफ जो है वो तो पुरानी गेंद के बॉलर हैं, नई गेंद तो उनसे हो ही नहीं सकती। वर्ल्ड कप का तजुर्बा आपके सामने है, इसके अलावा दीगर मैचेस में भी आप देखें कि वो डेथ ओवर्स में आकर बॉलिंग करते हैं। तो आज ये दूसरा मैच है जिसमें शहनशाह ने उन्हें जो है वो अटैक करवाया और उसका नतीजा ये निकला कि पहले 2 ओवर्स में 30 रन्स पड़ गए और उसके बाद जो 2 ओवर्स आए उसमें उन्होंने सिर्फ 6-7 रन्स दिए और 3 विकेटें ली और कमाल बॉलिंग की। बल्कि यूँ कह लें कि पाकिस्तान का जो हाथ से निकला हुआ मैच था वो वापस लाए हैं। तो ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है, ये शहनशाह को इसकी समझ क्यों नहीं आ रही कि वो हारिस रऊफ को ही क्यों अटैक पर लाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और मेरा ख्याल आज के मैच हारने की एक वजह ये भी है। जहाँ तक आमिर जमाल की बात है, आमिर जमाल ने आज के मैच में पिछले मैच की निस्बत कदरे बेहतर बॉलिंग की। यूँ समझ लें कि वो होमवर्क करके आए थे और उन्होंने अपनी पिछली कारकर्दगी को रिव्यू किया और यहाँ पर आकर जब उन्होंने बॉलिंग की तो आज आप देखें उनकी बॉलिंग जो है वो ऑफ स्टंप पे नहीं थी, वो बाहर से गेंद अंदर ला रहे थे या बाहर से गेंद सीधा कर रहे थे। उनकी स्पीड भी आज कंपैरेटिवली बेहतर थी और उन्होंने डेविड कॉनवे की वो कीमती विकेट लेकर मैच को वापस लाए पाकिस्तान के हाथ में। उसामा मीर की बात कर लें तो उन्होंने भी कल वाली जो गलतियाँ थी उस पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी 4 ओवर्स में 40 रन देना जो है वो महंगा ही साबित होता है। हाँ, अब्बास अफरीदी की बात अगर आप करें तो वो एक ज़बरदस्त जेन्युइन बॉलर के तौर पर सामने आए हैं। आज भी उन्होंने स्लो बॉलिंग पर एक नई टेक्निक जो उन्होंने मुतारफ़ करवाई है, उन्होंने विकेटें भी ली हैं और उनका स्ट्राइक रेट 10.75 रहा है। तो मैं ही समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा उनका रोल है और मुस्तकबिल में पाकिस्तान को एक अच्छा बॉलर जो है वो मिल गया है। अच्छा, अब यहाँ पर जो सोचने की बातें हैं बॉलिंग की बात अगर आप कहें तो आप ये देखें कि बॉलर्स के पास इस चीज़ का कोई प्लान ही नहीं हुआ है कि हमने अपने बैटर्स को कैसे खिलाना है। पिछले मैच में तो बहुत ही ज़्यादा ये असर नज़र आया और इस मैच में थोड़ा सा कंट्रोल था। और आप ये देखें कि फिन एलन जिनकी बात मैंने पहले दिन ही की थी कि ये ख़तरनाक हो सकते हैं, आज उन्होंने 41 गेंदों पर 74 रन बनाए हैं। तो इस 74 रन बनने की जो वजह है वो पाकिस्तान की बॉलिंग थी और उसके बाद सारी की सारी जो बाकी उनकी टीम है वो 20 और 30 रन के बीच में आउट हुई है। तो ये फ़र्क सिर्फ एलन ने डाला है और एलन की इस इनिंग्स की वजह से हमें शिकस्त भी हुई। तो एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि बॉलिंग के दौरान शहनशाह अफरीदी जो है वो अकेले रहते हैं, मुशावरत करते नज़र नहीं आए। हालांकि उनके पास बड़े तजुर्बाकार बैटर्स भी हैं, बॉलर्स भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, जैसे बाबर हैं, उन्होंने 4 साल तक कप्तानी की है तो उनका तजुर्बा भी है, रिजवान का तजुर्बा भी है, फ़खर का तजुर्बा भी है। लेकिन मैच के दौरान शहनशाह जो है वो किसी को घास ही नहीं डालते या किसी से मशवरा करना कबूल ही नहीं फरमाते।
अच्छा, अब आ जाते हैं हम बैटिंग की तरफ कि बॉलिंग में तो हमने ये किया कि आज भी हमने 30 से 35 रन ज़्यादा दिए हैं। पहला हाफ मैच का उनके हाथ में था, दूसरा मैच का जो हाफ था उनकी इनिंग्स का, न्यूजीलैंड का, वो कदरे हमारे हाथ में था। जहाँ तक हमारी बैटिंग का ताल्लुक़ है तो साइम अयूब के बारे में बात हुई है, तो साइम अयूब के पास सब कुछ है। बेहतरीन बैट्समैन हैं, बेहतरीन शॉट्स हैं, बेहतरीन टेम्परामेंट है, सब कुछ है, सिर्फ तजुर्बा नहीं है अभी उन्हें। और उन्हें ये बात समझाने की ज़रूरत है कि हर गेंद पर आप छक्का नहीं लगा सकते। और आज जिस गेंद पर वो आउट हुए वो उनकी फेवरेट शॉट थी, लेकिन उस शॉट में उतनी जान नहीं थी जिसकी वजह से वो कैच आउट हो गए और पाकिस्तान के लिए मसला खड़ा कर दिया। तो इन्हें सिर्फ ये समझाने की ज़रूरत है कि कौन सी शॉट किस जगह पर खेली जानी चाहिए, और हर गेंद को आप छक्का नहीं बनाकर मार सकते, बल्कि आपको अपने टेम्परामेंट का इजहार भी करना होगा। तो ये आज कमी महसूस की गई है साइम अयूब की बैटिंग में। दूसरे नंबर पर रिजवान आते हैं, तो रिजवान के बारे में मैं फिर कहूँगा कि भैया आपके साथ कोई इशू चल रहा है, कोई बात चल रही है तो बताएं। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना इनिंग्स जो है ना वो आप तो खेल ही नहीं सकते। जिस गेंद पर आप आउट हुए वो हल्की सी गेंद अंदर से थोड़ी सी बाहर आई और बल्ला लेकर आपको आउट कर गई। हालांकि मैं ये समझता हूं कि इस तरह की गेंद को आप लेग साइड पर खेल कर चौका छक्का ले लेते हैं और बड़ी अच्छी शॉट खेलते हैं, लेकिन आज क्या हुआ ये बात हमारी समझ से बाहर थी। बाबर ने आज फिर एक जिम्मेदाराना जो है वो शॉट खेले हैं, जिम्मेदाराना बैटिंग की है, और अगरचे उनका कैच भी छूट गया है, लेकिन उन्होंने अपनी जो वो एक स्टाइल था ना जिसे आप कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक, वो उन्होंने जारी रखा। कहीं किसी जगह पर वो रुके नहीं। आमतौर पर ये देखा जाता है कि जब किसी का कैच छूटता है तो उससे अगली इनिंग्स जो है ना वो फीकी पड़ जाती है, लेकिन जिस रिदम के साथ बाबर आजम आज चले हैं तो उससे अंदाज़ा हो रहा है कि वो तेज़ी से अपनी फॉर्म की तरफ वापस आ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला अगले मैचेस में और बेहतरीन रन्स करेंगे। आज उन्होंने 66 रन बनाए 43 गेंदों पर, जिसमें 7 चौके थे और 2 छक्के थे। और बदकिस्मती से जिस शॉट पर वो आउट हुए वो भी बल्ला उनकी गेंद उनके बल्ले के नीचे वाले हिस्से पे आई और वो आसमान की तरफ चले गई, जिसकी वजह से वो कैच हो गए। अगर वो पूरा बल्ले पर गेंद आती तो वो लाजमी तौर पर छक्का होना था। फ़खर जमान ने फिर वर्ल्ड कप के बाद एक बड़ी इनिंग्स के बाद आज एक बड़ी इनिंग्स दिखाई और उन्होंने बड़े ही शानदार 5 छक्के लगाए हैं और बहुत जारहाना इनिंग्स खेली है। और मैं समझता हूं कि उन्होंने न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स हैं ना उनको एक दफ़ा हिला के रख दिया था। बदकिस्मती से वो भी एक ऐसी शॉट का शिकार हुए जो इनसाइड एज हो गई। अगर वो बल्ले पर पूरी गेंद आती तो वो भी कोई बाउंड्री ही होती। लेकिन फ़खर के बारे में मैं फिर कहूँगा कि फ़खर को ओपन ही करवानी चाहिए। जो लोग ये सुजेस्ट कर रहे हैं ना कि रिजवान और बाबर को ओपन करवाना चाहिए, तो मेरे ख्याल में मैं उनसे इख्तलाफ करता हूं। मैं कहता हूं कि साइम अयूब के साथ फ़खर को ओपन करवाना चाहिए, 1 डाउन जो है वो बाबर आजम आना चाहिए, चौथे नंबर पर रिजवान आना चाहिए, क्योंकि रिजवान और बाबर के पास ये क्लास है कि वो किसी भी जगह जाकर अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन ओपनर को ओपनर ही खिलाना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि फ़खर ने आज जो इनिंग्स दिखाई है वो इस बात की अक्कासी करती है कि अगर उन्हें ओपन पर लाया जाए तो वो गैप जो है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से फिल हो सकता है। अच्छा, आज का जो टर्निंग पॉइंट है मैच का, जहां हम मैच हारे हैं, वो आपका मिडल ऑर्डर है। मैं डे फर्स्ट से ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर नहीं है। इफ्तिखार ने आज इंतहाई गैर जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। और आज़म खान के बारे में मैं तो सिर्फ एक ही जुमला कहूँगा कि अब इस बोझ को उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। ये सिफारिशें, ये पर्चियाँ, ये सारी चीज़ें जो है ना ये हमारी शिकस्त का सबब बनती हैं। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती वो कहाँ बड़े बल्लेबाज हैं। अभी हाल ही में जो T20 के नेशनल T20 का जो टूर्नामेंट गुजरा है उसमें भी आज़म खान की कारकर्दगी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, कोई उन्होंने ख़ास इनिंग्स नहीं खेली थी। तो यहाँ आप उनको 2 गलतियाँ कर रहे हैं। एक तो उनको मिडल ऑर्डर में ला रहे हैं मिडल ऑर्डर को मजबूत बनाने के लिए, और दूसरा आपने उनको वो विकेट कीपिंग दी हुई है। तो जब रिजवान एक अच्छे विकेट कीपर आपके पास हैं तो फिर उसकी मौजूदगी में दूसरा तजुर्बा करना कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता आप हसीबुल्ला को यहाँ ला सकते हैं। अगर आपने किसी और विकेट कीपर को ही जज करना है तो हसीबुल्ला जो है वो यहाँ पर बेहतरीन हो सकते हैं, तो उनको लाना चाहिए। और आखिर में आमर जमाल जो हैं उनके बारे में भी उनको ऑलराउंडर बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये ऐसे ही होगा जैसे फ़हीम अशरफ के साथ हुआ था कि एक अरसे तक उनको टीम के साथ खिलाते रहे और एंड पर नतीजा ये निकला कि वो ऑलराउंडर नहीं बन सके। तो आमर जमाल बेसिकली 4 दिन का जो खेल है उसके खिलाड़ी हैं, टेस्ट मैच के खिलाड़ी हैं। आज उन्होंने बॉलिंग तो अच्छी की लेकिन बैटिंग में आकर फिर वही नाकाम हो गए। तो यहाँ पर आपको याद होगा कि अब्दुल रज़ाक जैसे एक फिनिशर की या एक ऑलराउंडर की ज़रूरत है। तो
उस तरह के बंदे की तलाश करनी चाहिए, ना कि आप इधर उधर से तजुर्बात करके वक्त ज़ाया करें। वर्ल्ड कप की टीम जो है, वर्ल्ड कप टीम बनाने के लिए आपके पास टाइम है अभी, और उस टाइम में आप तजुर्बात कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ये कहा था कि ये जो सीरीज़ है ये एक्चुअली कम्बिनेशन बनाने की सीरीज़ है, लेकिन आज मैं उस वक्त हैरान हो गया कि जब पाकिस्तान टीम जो है वो बगैर किसी तब्दीली के खेलने चले आई, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कम्बिनेशन वाला प्रोजेक्ट तो पीछे रह गया। अब जो है वो सीरीज़ बचाने की कोशिश है, तो सीरीज़ बचाने की कोशिश में भी ये बचगाना फ़ैसले जो है वो आपके गले पड़ेंगे। ये है आज का तजज़िया पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच पर। इस पर आपका फीडबैक मुझे दरकार रहेगा। इसके बाद हम दूसरे सेगमेंट की तरफ आते हैं। तो दूसरे सेगमेंट में जो न्यूज़ हैं, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। खेलों की दुनिया में फ़ुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है वही हरफ़ आखिर नहीं है, उसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारी मैचेस होते हैं, बहुत सारी लीग्स होते हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, जहां पर खिलाड़ियों के मुस्तकबिल का भी फ़ैसला होता है। खिलाड़ी अपनी जो है कारकर्दगी भी दिखाते हैं। तो अब आप देखें कि अभी इन दिनों जो है वो स्पेनिश सुपर कप जो है वो सर पर है, और इसमें हिस्सा लेने के लिए रियल मैड्रिड के कप्तान नाचो फ्रेंडेड का कहना है कि हम ये टूर्नामेंट जो खेलने आए हैं, ये हम हार जीत के तनाजुर से नहीं आए हैं, बल्कि हम यहाँ अपना बेहतरीन देने के लिए आए हैं। यानी हम अपनी शानदार कारकर्दगी को बुनियाद बनाएंगे और उसी पर खेलेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि हम कितना अच्छा खेल सकते हैं। और अगर ज़ाहिर है, ये तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा तो नताइज उसके हक़ में होंगे। तो यूँ समझ लें कि नाचो जो फ्रेंडो हैं, उन्होंने एक पैगाम दिया है कि हम ये जो स्पेनिश सुपर कप है ये जीत कर जाएंगे अपनी कारकर्दगी की वजह से। एक ख़बर तो ये है। दूसरी खबर ये है कि टेनिस की दुनिया में आप ये देखें कि जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं ये बड़े अहम टूर्नामेंट्स होते हैं, और इनमें अगर कोई खिलाड़ी चला जाता है तो वो उस मुल्क की भी इज़्ज़त अफजाई होती है और उस खिलाड़ी की भी इज़्ज़त अफजाई होती है जिसने अपने आप को उसके लिए क्वालिफाई किया है। तो इस बड़े सगीर से पहली दफ़ा पिछले 3 सालों में इंडिया के समीत नगाल जो हैं वो पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन में सिंगल्स में डायरेक्ट जो है वो इंडोर्स किया है, अपने आप को उसमें शामिल करवाया है। ये उनका पहला ग्रैंड स्लैम है, और इससे पहले जो है वो कोई भी एशियन खिलाड़ी जो है वो इस हद तक नहीं पहुंचा था या इस नहज तक नहीं पहुंचा था। तो ये खुशी की बात है कि हमारे खिते का एक खिलाड़ी जो है वो ऑस्ट्रेलिया ओपन का जो ग्रैंड स्लैम है वो खेल रहा है। तो ये 2 न्यूज़ थी। अब हम आते हैं रिकॉर्ड्स की तरफ। तो रिकॉर्ड्स की दुनिया में जनाब पहला रिकॉर्ड ये है कि क्रिकेट की दुनिया में सबसे लंबा छक्का पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी ने लगाया, और उन्होंने ये छक्का जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ खेलते हुए लगाया था, और उनके छक्के की जो लेंथ थी वो 153 मीटर थी। दूसरे नंबर पर जो छक्का दुनिया में लगाया गया है, लंबा तरीन छक्का, वो ऑस्ट्रेलिया के ब्रेटली ने लगाया। उनकी लंबाई 130 मीटर थी, और उन्होंने ये छक्का इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेलते हुए लगाया था। जबकि तीसरा छक्का जो है वो न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल ने लगाया। उनकी लंबाई 127 मीटर थी, और उन्होंने ये छक्का जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ लगाया था। तो ये पहला रिकॉर्ड है। दूसरा रिकॉर्ड मैं आपको बताकर फिर हैरान कर दूं कि इंग्लैंड के जिम लेकर एक बॉलर थे, स्पिन बॉलर थे। उन्होंने 1956 में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच में 19 विकेटें ली थी एक मैच में, और इन 19 विकेटों में उन्होंने विकेटें लेने के लिए उन्होंने 60 ओवर्स किए और 90 रन देकर 19 विकेटें हासिल की थी, और ये रिकॉर्ड अभी तक कायम है। और इसके बाद जो नियरेस्ट रिकॉर्ड था वो पाकिस्तान के यासिर शाह का है, जिन्होंने 2018 में 14 विकेटें ली थी एक मैच में। और तीसरा जो एक रिकॉर्ड छोटा सा है वो ये है कि भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने ओडीआई मैचेस में 3 डबल सेंचुरियां बनाई हुई हैं, यानी 50 ओवर्स के फॉर्मेट में 3 डबल सेंचुरियां बनाई थीं। आखिर में आते हैं कि आज के दिन क्या हुआ था। आज 14 जनवरी है, और 14 जनवरी 1983 को ऑस्ट्रेलिया के एक ऑफ स्पिन बॉलर थे जॉनसन क्रीज़ा। उन्होंने डेब्यू मैच में 12 विकेटें लीं, और उनमें से 8 विकेटें पहली इनिंग्स से ली गई थीं, और उन्होंने ये जो दर्जन भर विकेटें ली हैं ये भारत के ख़िलाफ़ नागपुर टेस्ट में ली थी। और उसके बाद फिर एक मैच वो जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ खेले थे, जहां उन्होंने 1 विकेट ली थी, और उसके बाद इनका कैरियर ख़त्म हो गया था। तो इसमें जो बताने वाली बात वो ये है कि वो एक ऐसे बॉलर थे जिन्होंने 12 विकेटें डेब्यू मैच में ली थी। इस तरह 14 जनवरी 2017 को जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को वाइट वॉश किया था, और ये सीरीज़ उन्होंने 3-0 से जीती थी। हाशिम आमला ने अपना 100वां मैच ये खेला था और उसमें सेंचुरी बनाई थी। उसके अलावा जेपी डोमनी जो हैं उन्होंने 155 रन बनाए थे। तो ये 2 हैपनिंग्स थी आज की। और उसके बाद हम आखिर में बताते हैं बर्थडेज़ का। तो पहली बर्थडे जो है वो 14 जनवरी 1989 को वेस्ट इंडीज़ के
जॉनसन चार्ल्स की है। जॉनसन चार्ल्स जो है वो T20 के खिलाड़ी हैं और वनडे के भी खिलाड़ी हैं। उन्होंने 58 ODI मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 1537 रन बनाए थे और 45 T20 मैचेस में उनके रन्स की तादाद 1015 है। और UAE और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जून 2023 पिछले साल जो मैच हुआ था उसमें वो मैन ऑफ द मैच करार पाए थे। और जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान भी एक मैच मार्च 2023 में खेला गया था जिसमें वो मैन ऑफ द सीरीज़ करार पाए थे। दूसरी जो बर्थडे है वो पाकिस्तान के एक फ़र्स्ट क्लास खिलाड़ी हैं मोहम्मद वकार अली सैयद। वो 14 जनवरी 1993 को पैदा हुए थे। फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेली उन्होंने। 2018 में वो होस्टन क्रिकेट USA की तरफ से भी खेले और इन दिनों वो अमेरिका में लीग खेल रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं अपनी और अपने इदारे की तरफ से दोनों को, जॉनसन चार्ल्स को और मोहम्मद वकार अली सैयद को, दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। तो इसके साथ ही नाजरीन ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ है। आपके फ़ीडबैक की ज़रूरत है हमें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।